अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि 3 फोर्सेस आर अप्लाइड टू ए स्क्वायर प्लेट एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मॉडुलस, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इफ द पॉइंट इज टेकन ऑन द साइड BC। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि यह एक स्क्वायर प्लेट है और इस स्क्वायर प्लेट का यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट A है, यह पॉइंट B है, यह पॉइंट C है और यह पॉइंट D है। क्लियर है? और इस स्क्वायर प्लेट का जो हर एक साइड है, हर एक साइड का जो लेंथ दिया गया है वो हम मान लेते हैं कि A दिया गया है। हर एक साइड का लेंथ कितना, हर एक साइड का लेंथ कितना दिया गया है? A दिया गया है। और बोला गया है कि A पॉइंट पर कोई फोर्स जो है वह इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है? और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह F है। B पॉइंट पर कोई फोर्स जो है वह इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड F है। और इस D पॉइंट पर कोई फोर्स जो है वह इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है √2F दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। तो हमें यह बोला गया कि इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्लियर है? और वह किस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? और साथ ही साथ हमें यह पता करना है कि वह जो रिजल्टेंट फोर्स है वह रिजल्टेंट फोर्स इस स्क्वायर प्लेट के किस पॉइंट पे लग रहा है। क्लियर है? और इस प्रॉब्लम में दे दिया गया है कि वह जो रिजल्टेंट फोर्स है वह रिजल्टेंट फोर्स BC साइड पे लग रहा है, यानी कि यह जो साइड है, यह जो साइड BC है, इसी साइड के किसी न किसी पॉइंट पे लग रहा है। यह प्रॉब्लम में दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो मैं इस प्रॉब्लम को एक बार और रिपीट कर देता हूं। इस प्रॉब्लम में ABCD एक स्क्वायर प्लेट दिया गया है और बोला गया है कि A पॉइंट पर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, B पॉइंट पर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, D पॉइंट पर कोई फोर्स जो है वह इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है? A पॉइंट पर लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह कैपिटल F है, B पॉइंट पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कैपिटल F है और इस D पॉइंट पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? √2F है। क्लियर है? तो हमें यह बोला गया है कि इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला नेट फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए, डायरेक्शन कैलकुलेट कीजिए और यदि वह रिजल्टेंट फोर्स इस BC साइड पर लग रहा होगा तो BC साइड के किस पॉइंट पर लग रहा होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है। तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि यह मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और तो हमने इसको एक्स एक्सिस माना और इस एक्सिस को हम लोग जो है वाई एक्सिस मान लेते हैं। इस एक्सिस को हम लोग कौन सा वाई एक्सिस मान लेते हैं? वाई एक्सिस मान लेते हैं। क्लियर है? यह मेरा कौन सा एक्सिस है? यह मेरा वाई एक्सिस है। क्लियर है? और ए पॉइंट पे जो लगने वाला फोर्स है वह किस डायरेक्शन में है? कुछ ऐसे है और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह कितना है? कैपिटल F है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो F फोर्स है, यह इस ए पॉइंट पे लगने वाला यह जो फोर्स है, यह फोर्स इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है? जबकि यह F फोर्स इस बी पॉइंट पे लगने वाला यह जो F फोर्स है वह इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है? ठीक है। लेकिन यह जो √2F फोर्स है, यह फोर्स ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग इस √2F फोर्स को दो पार्ट में यानी कि कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो जब हम लोग इस √2F को कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि यह जो एंगल है यह एंगल 45 डिग्री का है। क्यों यह एंगल 45 डिग्री का होगा? क्योंकि हम लोग यह जानते हैं कि स्क्वायर के केस में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और यह जो एक्स एक्सिस होगा और यह जो वाई एक्सिस होगा वह इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है? तो जब यह एंगल 90 डिग्री है तो यह एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि यह भी एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो जब हम लोग इस √2F को इस y डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो इस y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह कितना हो जाएगा? √2F इंटू cos 45 डिग्री हो जाएगा। और cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? √2F इंटू 1/√2 लिखेंगे, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा? फाइनली F मिल जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पर इस √2F का जो कंपोनेंट होगा वह इस y डायरेक्शन में कितना होगा? F होगा। क्लियर है? जबकि इस x डायरेक्शन में, इस x एक्सिस के जो पैरेलल होगा, अगर उस कंपोनेंट को निकाले तो यह कंपोनेंट हमें कितना मिल जाएगा? यह √2F है तो यह कंपोनेंट हमें कितना मिल जाएगा? √2F इंटू साइन 45 डिग्री। क्लियर है? और साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 ही होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? √2F इंटू 1/√2। तो यह √2 कैंसिल आउट हो गया तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? F ही मिल जाएगा। यानी कि इस डायरेक्शन में भी जो फोर्स लगेगा वह फोर्स कितना लगेगा? F ही लगेगा और इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वह भी कितना होगा? F ही होगा। क्लियर है? ठीक। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला जो नेट फोर्स है वह कितना है, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला जो नेट फोर्स है वह कितना है, तो देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर लगने वाला एक फोर्स F इधर है और इस पॉइंट पर भी एक फोर्स इधर F ही लग रहा है, क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगेगा वह कितना लगेगा, F प्लस F यानी कि 2F, यानी कि इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है कितना फोर्स लग रहा है, 2F फोर्स लग रहा है, क्लियर है। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कुल नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस स्क्वायर प्लेट पर वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला कौन कौन सा फोर्स है, एक फोर्स ये है और यह फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह कितना F है, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह कितना हमारे पास F ही है, क्लियर है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स होगा वह कितना होगा, F माइनस F होगा, कितना होगा, F माइनस F होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हमारे पास कितना हो गया, 0 हो गया, क्लियर। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना हो गया, 2F हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस स्क्वायर प्लेट पर जो नेट फोर्स होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। तो हम पहला जो मेरा प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया था कि फाइंड मॉडुलस डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का हमने मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया, मॉडुलस हमें कितना मिल गया, रिजल्टेंट फोर्स का 2F मिल गया। डायरेक्शन भी हमने कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन हमें किस डायरेक्शन में मिला, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल मिला, क्लियर है। ठीक है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मिला, क्लियर। ठीक, और तीसरा चीज हमको क्या कैलकुलेट करना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। इफ द पॉइंट इज टेकन ऑन द साइड BC, यदि पॉइंट जो है, यदि यह जो रिजल्टेंट फोर्स 2F मिला हमें, यह 2F अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे लग रहा है, इस BC साइड के किसी पॉइंट पे लग रहा है, तो मान लेते हैं कि यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यदि हम लोग O बोल दे, O पॉइंट पे लग रहा है, तो यह O पॉइंट पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह कितना होगा, 2F होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि यह जो मेरा 2F होगा यही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, क्लियर है। तो हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, या हम यूं बोले कि हमें जो है कि इस पॉइंट का इस एक्सिस, इस पॉइंट से, इस B पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्लियर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस x है, यह डिस्टेंस क्या है, x है, यानी कि यह जो जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वही पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहलाएगा, यानी कि यह जो O मेरा पॉइंट है, यही O पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहलाएगा, क्लियर है। ठीक है, तो हमें इस O पॉइंट का इस B पॉइंट से डिस्टेंस पता करना है, यानी कि इस x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्लियर है। ठीक है, तो इस x के वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसा कि हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में यह पढ़ा है कि जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट फोर्स लगता है, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होता है वह कितना होता है, 0 होता है, क्लियर है। तो यहां हमने किस पॉइंट को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स माना है, इस O पॉइंट को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स माना है। तो इस O पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, टॉर्क के अबाउट पॉइंट O जो होगा वह कितना होगा, 0 होगा, यानी कि इस O पॉइंट के अबाउट लगने वाला इस सिस्टम पर नेट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा, क्लियर है। तो इस x के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस O पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस का टॉर्क कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस O पॉइंट के अबाउट कौन कौन सा फोर्स है, एक फोर्स यह F है, दूसरा यह F है, तीसरा यहाँ पे इस डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, चौथा इस डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, क्लियर है। तो हमें 4 फोर्सेस का टॉर्क कैलकुलेट करना होगा, क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करें, इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, हम यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इस O पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो कैसे टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो इस O पॉइंट के अबाउट इस फोर्स के टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास दिया गया है, कितना है, F है, और इस फोर्स का जो यह लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा, तो यह एंगल हम पता है, यह एंगल हमारे पास कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। तो हमें यह पता है कि यह एंगल कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, तो यह भी एंगल कितना पता हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यह जो लेंथ होगा, यह लेंथ कितना हो जाएगा,
यह लेंथ हो जाएगा x cos 45, यह लेंथ कितना हो जाएगा x cos 45, यानी कि x/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x/√2 हो जाएगा यह लेंथ। क्लियर है? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ हम करेंगे तो हमें इस O पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क मिल जाएगा। तो इस O पॉइंट के अबाउट इस F फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, और यह जो परपेंडिकुलर लेंथ है इस समय हमारे पास कितना? x/√2 है। हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू x/√2, और इस फोर्स का जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वह किस डायरेक्शन में होगा? तो हम लोग यहाँ पे अपना कलम रखेंगे और फोर्स किधर है? इस डायरेक्शन में, तो इधर रोटेट करा देंगे। तो किस सेंस में रोटेट किया? क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया। तो हम लोग कौन सा सिंबल लगा देंगे? क्लॉकवाइज सिंबल लगा देंगे। क्लियर है? प्लस अब हम लोग इस O पॉइंट के अबाउट इस F फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो हमको सिंपल सी बात है, टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यह लाइन ऑफ एक्शन है। क्लियर है? इस लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस एक्स एक्सिस पर डाल देंगे। क्लियर है? ठीक है। तो यदि हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले तो यह जो डिस्टेंस होगा सो ही किस डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा? इस डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो मेरा मेन मकसद होगा इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। तो इस डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि यदि हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट हो, यह एक स्क्वायर है, तो यह जो डायगोनल होता है, इस डायगोनल का लेंथ कितना होता है? अगर स्क्वायर का साइड का लेंथ a है तो डायगोनल का जो लेंथ होता है वह क्या होता है? √2a होता है। क्लियर है? ठीक। और यदि डायगोनल का यह सेंटर है, यह डायगोनल का क्या है? सेंटर है, तो यहां से लेकर के यहां तक का यह जो डिस्टेंस होता है, यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस पूरे डिस्टेंस का हाफ, यानी कि √2a/2, यानी कि कितना हो जाएगा? a/√2 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि सेंटर से इस कॉर्नर के बीच का जो यह डिस्टेंस होता है वह डिस्टेंस कितना होता है? a/√2 होता है। क्लियर है? ठीक है। तो यहां से यहां तक का यह डिस्टेंस तो हमें पता है। यह क्या है? यह क्या है? यह जो मेरा लाइन था, यह मेरा लाइन क्या था? y एक्सिस था, और यह मेरा लाइन क्या था? x एक्सिस था। तो यह y एक्सिस और x एक्सिस का यह क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यही जो पॉइंट है यही क्या कहलाएगा? इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर होगा। क्लियर है? तो यह जो डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा? a/√2 मिलेगा, a/√2 मिलेगा यहां से। क्लियर है? यानी कि इस a पॉइंट से अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग q बोल दे तो a से q के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना मिलेगा? a/√2 मिलेगा। क्लियर? ठीक। और हमें अब क्या कैलकुलेट करना है? ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो यह क्लियर है? यदि हम लोग इस डिस्टेंस को ध्यान से देखेंगे तो यह डिस्टेंस कितना होगा? तो यह जो डिस्टेंस होगा वह इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। क्लियर है? और यह डिस्टेंस होगा कितना? यह x है, इसको हम लोगों ने यहां से यहां तक के डिस्टेंस को x माना है। तो यह जो लेंथ होगा यह कितना हो जाएगा? x sin 45 हो जाएगा। और x sin 45 कितना होता है? x/√2 होता है। यानी कि यह जो डिस्टेंस हमें मिलेगा वह कितना मिलेगा? x/√2 मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का यह जो डिस्टेंस हमें मिलेगा वह कितना मिलेगा? यहां से यहां तक का a/√2 और यहां से यहां तक का x/√2, यानी कि क्या मिलेगा? a/√2 प्लस x/√2 मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। यानी कि इस फोर्स का इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा? वह जो डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा? a/√2 प्लस x/√2। क्लियर है? ठीक है। तो इस F फोर्स का इस O पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हमारे पास? a/√2 प्लस x/√2 है, a/√2 प्लस x/√2 है। और इस फोर्स का जो इस पॉइंट के बाद टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वह किस सेंस में होगा? इस पॉइंट पर हम लोग अपना कलम रखेंगे, फोर्स किधर है? ऊपर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इधर मुड़ाएंगे तो किस सेंस में मुड़ेगा? क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या हो गया? क्लॉकवाइज सेंस में हो गया। क्लियर है? ठीक है। ठीक। अब हम लोग इस √2f के इस कंपोनेंट का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो इस पॉइंट के अबाउट इस f का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? तो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह कौन सा लाइन ऑफ एक्शन होगा? यही y एक्सिस के लॉन्ग होगा। ये मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन होगा। और इस लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट का से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस होगा। और इस डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट किया, यह डिस्टेंस कितना होता है? x sin 45 होता है, और यह कितना होता है? x/√2 होता है। क्लियर है? यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कितना होगा? x/√2 होगा। क्लियर? ठीक। तो इस फोर्स का इस O पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? यह x है और यह एंगल 45 डिग्री है, तो यह कितना हो जाएगा? x sin 45 यानी x/√2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? x/√2। और सेंस कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग अपना कलम रखेंगे
और फोर्स किधर है, नीचे, इस नीचे की ओर है, इधर ऐसे मुड़ा देंगे तो यह कौन सी सेंस में हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। प्लस अब हम लोग किस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग इस √2f का यह जो कंपोनेंट है, यह कंपोनेंट हमारे पास कितना है, f है, तो हम लोग इस f फोर्स का इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो इस f फोर्स का इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो इस f का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वह कौन सा होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन होगा। क्लियर है। और इस लाइन ऑफ एक्शन पर इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। और इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि इस पॉइंट से इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यह डिस्टेंस प्लस यह डिस्टेंस कर देंगे। क्लियर है। या हम यूं बोले कि यहां से यहां तक का यह डिस्टेंस माइनस यह डिस्टेंस कर देंगे। क्लियर है। तो यहां से यहां तक का यह जो डिस्टेंस होगा यह कितना होगा, √2a होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यह जानते हैं कि यह क्या होगा, डायगोनल होगा, और यह डायगोनल का जो लेंथ होता है स्क्वायर के केस में क्या होता है, √2a होता है। क्लियर है। ठीक है। यानी कि यह इस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा। क्लियर है। और यह डिस्टेंस कितना होगा, इस स्क्वायर प्लेट का साइड का लेंथ a माने हैं, तो यह डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा। और इस √2a में से यह डिस्टेंस घटा दे, और यह डिस्टेंस हमारे पास कितना है, यह डिस्टेंस कितना है, x/√2 है। तो x/√2 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। होगा इस पॉइंट से इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा वह परपेंडिकुलर लेंथ कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, √2a है। तो क्या लिखेंगे, √2a माइनस यहां से लेके यहां तक का यह जो डिस्टेंस होगा कितना, x/√2 है, तो क्या लिखेंगे, x/√2, ये डिस्टेंस होगा। यानी कि इस पॉइंट से लेके इस लाइन ऑफ एक्शन पर, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है। ठीक है। तो इस फोर्स का, इस F फोर्स का इस O पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास कितना है, कैपिटल F है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया, इतना कैलकुलेट कर लिया, कितना है, √2a माइनस x/√2। क्लियर है। और बराबर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यही जो मेरा पॉइंट है, यही पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के अबाउट टॉर्क कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, बराबर 0 लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट होके मिल जाएगा। क्लियर है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, एक चीज तो हम भूल ही गए, इस टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वह किस सेंस में होगा, तो इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वह किस सेंस में होगा, तो इस पॉइंट के अबाउट हम लोग यहाँ पे अपना कलम रखेंगे, और यह फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो हम रोटेट कराएंगे, तो अब किस सेंस में हो गया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो गया। यह टॉर्क किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। क्लियर है। ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा, सभी टॉर्क का जो वेक्टर सम होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो बस हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। बस अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट होके मिल जाएगा। क्लियर है। तो आइए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव है, तो हम लोग यह जो टॉर्क मिला हमें क्लॉकवाइज सेंस में मिला है, तो यह टॉर्क को पॉजिटिव में लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, fx/√2 लिखेंगे। क्लियर है। प्लस यह भी क्या है, क्लॉकवाइज सेंस में है, तो यह भी इस टॉर्क को भी हम लोग पॉजिटिव सेंस में ही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, प्लस fa/√2 प्लस fx/√2 लिखेंगे। क्लियर है। ठीक है। यह जो टॉर्क मिल रहा है हमें वह क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मिल रहा है, तो जब हमने क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव माना तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या हो जाएगा, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस fx/√2 लिखेंगे। क्लियर है। ठीक। और यह भी टॉर्क क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इस टॉर्क को भी हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव में ही लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, f/√2a लिखेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, fx/√2 हो जाएगा, बराबर क्या लिख देंगे, 0। क्लियर है। ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, fx/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ fx/√2 यहाँ है, fx/√2 यहाँ है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2fx/√2 मिल जाएगा। क्लियर। ठीक। और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, प्लस fa/√2 मिलेगा, माइनस f√2a/ कुछ नहीं मिलेगा, बटा 1 मिलेगा। क्लियर है। बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर। ठीक। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2fx/√2 प्लस यहाँ से √2 एलसीएम हो गया, √2 जब एलसीएम हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, अंदर fa मिलेगा, माइनस 2 इंटू fa मिल जाएगा, बराबर क्या कर देंगे, 0। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2fx/√2 बराबर क्या मिल जाएगा, fa/√2 मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो
और एफ एफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 2x बराबर a मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से x बराबर हमें क्या मिल जाएगा a/2 मिल जाएगा। यानी कि यह जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है 2F, यह 2F इस ए बी पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे लग रहा होगा, यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, अगर इस स्क्वायर प्लेट का जो साइड का लेंथ a है तो a/2 डिस्टेंस होगा। क्लियर है? यानी कि यह जो BC साइड होगा इस BC साइड के ठीक मिड पॉइंट पे लग रहा होगा। क्लियर है? कहाँ लग रहा होगा? इस BC साइड के ठीक मिड पॉइंट पे लग रहा होगा। क्लियर? ठीक, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस डायग्राम को एक बार हम लोग फ्रेश करके आपको फिर से समझा देते हैं। तो यह मेरा क्या था, स्क्वायर प्लेट था। क्लियर है? यह मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट था। क्लियर है? और इस स्क्वायर प्लेट का जो हर एक साइड था वो साइड का लेंथ क्या था, a था। इस पॉइंट पर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में F लगा था, इस पॉइंट पर फोर्स इस डायरेक्शन में F लगा था, और इस पॉइंट पर फोर्स इधर क्या लगा था, √2F लगा था। क्लियर है? ठीक है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वह कहाँ लगेगा, ठीक इस साइड के मिड पॉइंट पे लगेगा। क्लियर है? अगर इस साइड का लेंथ a हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो लेंथ होगा a/2 होगा, और वह नेट फोर्स कितना लगेगा, 2F लगेगा। और यह नेट फोर्स किस फोर्स के पैरेलल होगा, इस फोर्स के पैरेलल होगा। क्लियर है? या हम यूं बोले कि किस एक्सिस के पैरेलल होगा, इस x एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर? और यह मेरा क्या कौन सा, यह x एक्सिस है या y एक्सिस है, तो यह रिजल्टेंट फोर्स, या जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। और कितना डिस्टेंस पे लग रहा होगा, तो यह जो डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस कितना होगा, a/2। और यानी कि हम यह कह सकते हैं कि अगर यह B पॉइंट है, यह A पॉइंट है, या C पॉइंट है, या D पॉइंट है, तो यह जो पॉइंट होगा, यह जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वह इस BC साइड के मिड पॉइंट पे होगा। या कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? ओके, तो आप इस प्रॉब्लम को खुद से निश्चित रूप से सॉल्व कीजिएगा। यह इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, केवल टॉर्क कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो टॉर्क कैलकुलेट करते समय हमको यह ध्यान रखना है कि फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने आपको आना चाहिए। क्लियर? ओके, ठीक है, तो अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज हंग फ्रॉम 2 स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम सेलिंग एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है? ठीक है, तो यह सेलिंग दिया गया है और यह एक हमारे पास एक रॉड है, और इस रॉड का जो मास दिया गया है वह M दिया गया है, और लेंथ कितना दिया गया है, L दिया गया है। क्लियर है? ठीक है, और बोला गया है कि इस रॉड का यह जो इंड है, इस इंड से हमने एक लाइट स्ट्रिंग जो है बांध करके यहां लटका दिया, और इस इंड से भी हम लोग एक लाइट स्ट्रिंग जो है बांध करके लटका दे रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, और इस स्ट्रिंग का और इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वह इक्वल दिया गया है। क्लियर है? ठीक, तो हमें यह बोला गया है कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा उसे कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? ठीक है, तो यह बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इसे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर? ठीक, तो इस रॉड का जो मास है वह कितना M है और लेंथ कितना है L है, तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ होगा, ठीक इसके मिड पॉइंट पे होगा, क्योंकि यह जो रॉड दिया गया है वह यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है। क्लियर है? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक इसके मिड पॉइंट पे होगा। क्लियर है? और इसी सेंटर ऑफ मास पर क्या लग रहा होगा, इस रॉड का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वह कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, और मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है वह T1 है, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुआ उसे हम मान लेते हैं कि T2 बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग यह देख रहे हैं कि यह जो रॉड है, यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि यह रॉड ना तो लीनियर मोशन कर रहा है ना ही रोटेटरी मोशन कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे यह रॉड किस कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा। तो जब यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस रॉड पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह कितना होगा, 0 होगा, और इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस रॉड पे लगने वाले फोर्स को बैलेंस करते हैं। फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्स को वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस रॉड पे किसी भी तरह का कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग नहीं रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे हम लोग किस फोर्स को बैलेंस करेंगे, केवल वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स हमें दिखाई दे रहा है वो कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऊपर T1 दिखाई दे रहा है, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वह क्या दिखाई दे रहा है, T2 दिखाई दे रहा है। यह भी किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, अपर डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो अपर डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है वह T1 है, और यह T2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 बराबर जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वह क्या है, केवल mg है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे, यानी कि T1 प्लस T2 बराबर हमें क्या मिल गया, mg मिल गया। क्लियर है? ठीक है, चूंकि यह रॉड रोटेटरी मोशन नहीं कर रहा है, यानी कि यह रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, इस रॉड पे लगने वाला हर एक पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा।
क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग किसी एक पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो कर देते हैं, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी पॉइंट। तो हम लोग टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट जीरो करते हैं, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए जो होगा वह कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इस रॉड पे लगने वाला जो टॉर्क है हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो है, तो ए पॉइंट के अबाउट भी तो जीरो होगा। क्लियर है, ठीक। तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस T1 का जो टॉर्क लिखेंगे वह कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस ए पॉइंट के अबाउट इस mg का जो टॉर्क होगा वह क्या हो जाएगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा। क्लियर, तो mg इंटू क्या लिखेंगे, L/2 लिखेंगे। सेंस क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है, प्लस इस ए पॉइंट के अबाउट इस T2 का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और T2 के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस ए पॉइंट से वो कितना होगा, यह डिस्टेंस होगा, और यह डिस्टेंस कितना, L है। क्लियर है, ठीक है। तो T2 का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह क्या होगा, T2 इंटू L हो जाएगा। कौन सा सेंस हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। बराबर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, mg/L/2 बराबर क्या मिल जाएगा, T2 इंटू L मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यह L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 हमें क्या मिल गया, mg/2। तो इस T2 का वैल्यू हमें कितना मिल गया, mg/2 मिल गया। क्लियर है, तो इस T1 का वैल्यू हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग इस T2 का वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो T1 बराबर क्या, T1 प्लस T2 की जगह क्या लिख देंगे, mg/2 लिख देंगे। बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो T1 बराबर क्या मिल जाएगा हमें, mg माइनस mg/2 मिल जाएगा। तो बराबर हमें क्या मिल जाएगा, mg/2 ही मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस T1 का भी टेंशन हमें कितना मिल गया, mg/2 मिल गया। तो यहाँ हम लोग देख क्या रहे हैं, यह T1 का वैल्यू और यह T2 का वैल्यू दोनों क्या है, mg/2 ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि इस राशि में जितना टेंशन डेवलप होगा उतना ही टेंशन इस राशि में भी डेवलप होगा, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से इसका यह जो डिस्टेंस है और यहां से इसका यह जो डिस्टेंस है दोनों क्या है, सेम है। क्लियर है, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग प्रूफ कर दिए। क्लियर, अब हम लोग इसी तरह का एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को बोल देते हैं बी, यह प्रॉब्लम नंबर ए है। इस प्रॉब्लम को बोल देते हैं बी। यह मान लेते हैं कि हमारे पास रॉड है और इस रॉड का मास m है, स्मॉल m है, और लेंथ कितना है, स्मॉल l है। क्लियर है, और यह कोई सेलिंग है, और इस रॉड के इस पॉइंट से, रॉड के इस इंड से L/3 डिस्टेंस पे, L/ कितना डिस्टेंस पे, 3 डिस्टेंस पे हम लोग कोई पॉइंट चूज करते हैं, और इस पॉइंट को बोल देते हैं Q। इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, Q बोल देते हैं। और इस Q पॉइंट से हम लोग एक रस्सी जो है, एक लाइट स्ट्रिंग यहाँ से बांध के ऊपर सेलिंग से लटका देते हैं, और दूसरा जो है रस्सी हम लोग इस इंड से बांध के इस सेलिंग से लटका देते हैं ऐसे। क्लियर है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग का लेंथ और इस स्ट्रिंग का लेंथ भी क्या है, सेम है। तो हमें बोला गया है कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा और इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा, उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है, ठीक। तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि यह रॉड हमने माना है, यह रॉड हमने यूनिफॉर्म रॉड माना है। क्लियर है, तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह ठीक इसके मिड पॉइंट पे होगा, और इसी मिड पॉइंट पर वेट किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और वेट कितना होगा, mg होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होगा वह L/2 होगा, और इस इंड से और इस पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस होगा वह भी क्या होगा, L/2 होगा। क्लियर है, इस रॉड को हम लोग ए भी बोल देते हैं। क्लियर है, तो ए बी का लेंथ हमारे पास L है, तो और इस पॉइंट को यदि हम लोग O बोल दे, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल दे, O बोल दे, तो O भी कितना होगा, L/2 होगा, और AO कितना होगा, यह भी L/2 होगा। क्लियर है, ठीक। और हम लोग मान लेते हैं कि रस्सी में जो टेंशन डेवलप हुआ वह T1 है, और इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप हुआ वह कितना मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। क्लियर है, ठीक। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस T1 का और T2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे यह देख रहे हैं कि यह रॉड जो है वह इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि यह रॉड ना तो लीनियरली मूव कर रहा है, ना ही रोटेटरी मूव कर रहा है, यानी कि यह रॉड लीनियर इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। क्लियर है, तो जब यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि इस रॉड पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह कितना होगा, 0 होगा, और इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, एवरी पॉइंट के अबाउट, प्रत्येक पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो नेट फोर्स 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे। क्लियर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस रॉड पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो उसको हम लोग उसके बारे में सोचने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर है, तो हम लोग केवल वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस सिस्टम पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है वह एक फोर्स क्या है, T1 है, जो टेंशन के रूप में है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरा फोर्स क्या है, T2 है, जो भी टेंशन के रूप में वह किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है टोटल वह क्या है, T1 है प्लस T2 है।
क्लियर है। अपर डायरेक्शन में लगने वाला जो टोटल फोर्स हो जाएगा वह कितना जाएगा, T1 + T2 हो जाएगा, या किसके इक्वल हो जाएगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वह कितना हमारे पास mg है, तो इस mg के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ मिल गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, टाउ नेट इक्वल टू 0 करके कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह जो रॉड है यह रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो प्रत्येक पॉइंट के अबाउट इस रॉड पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग जब सभी पॉइंट्स के अबाउट 0 होगा तो हम किसी एक पॉइंट को चूज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यह इस पॉइंट को हमने चूज किया। क्लियर है, इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। तो इस पॉइंट को हमने कितना माना है, Q माना है, तो टॉर्क के अबाउट पॉइंट Q जो होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस Q पॉइंट के अबाउट हम लोग इस सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, तो ठीक है। तो इस Q पॉइंट के अबाउट इस T1 का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, प्लस इस Q पॉइंट के अबाउट इस mg का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, फोर्स यानी कि mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस, और यह डिस्टेंस होगा कितना, तो यह पूरा डिस्टेंस AO जो है मेरे पास कितना, L/2 है, और यहाँ से यहाँ तक यह जो डिस्टेंस होगा कितना हमारे पास, L/3 है। तो यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, L/2 - L/3, यानी कि कितना मिल जाएगा हमें, 3L - 2L/6, यानी L/6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, यह डिस्टेंस L/6 होगा। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे, L/6 लिखेंगे। सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा, यहाँ पे अपना कलम रखेंगे, mg नीचे हम रोटेट करा देंगे। कौन सा सेंस मिल गया हमें, यह क्लॉकवाइज सेंस मिल गया। क्लियर है, ठीक। प्लस अब हम लोग इस Q पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट पर लगने वाले इस टेंशन का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, तो इस T2 का जो टॉर्क होगा इस Q पॉइंट के अबाउट वह कितना हो जाएगा, T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, और यह डिस्टेंस होगा कितना, तो यहाँ से यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस है वह कितना है, L/2 है, और हमने यहाँ से यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया वह कितना किया, L/6 कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा, L/2 प्लस यह डिस्टेंस कितना, L/6, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, यानी कि 8L/12, यानी 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि 2L/3 कितना हो जाएगा, 2L/3 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, 2L/3 होगा। क्लियर है, तो इस T2 का इस Q पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, T2 इंटू 2L/3। और सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग अपना कलम रखते हैं, T2 किधर है, ऊपर है, मुड़ाते हैं, तो किस सेंस में मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मिला, बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि इस Q पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या हो जाएगा, अपने आप निगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, mg L/6 प्लस में लिखेंगे तो यह अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, T2 इंटू 2L/3 बराबर 0। क्लियर है, तो इस इक्वेशन को जब हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, mg इंटू L/6 बराबर 2L/3 इंटू T2। क्लियर है, तो इस L से यह L कैंसिल आउट हो गया, तो T2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर चल जाएगा 3mg और नीचे हो जाएगा 12। क्लियर है, तो 4 तिहाई 12, तो T2 बराबर हमें क्या मिल गया, mg/4। कितना मिल गया, mg/4 मिल गया। क्लियर है, तो जब T2 का वैल्यू पता चल गया, इस T2 का वैल्यू हमें कितना मिल गया, T2 बराबर क्या मिल गया, mg/4 मिल गया। क्लियर, ठीक। अब हमें इस T1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इस T1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस T2 का वैल्यू उठा के यहाँ पुटअप कर देंगे, तो करते हैं। तो T1 के जगह पे T1 लिखेंगे, T2 की जगह पे क्या लिखेंगे, mg/4, mg/4 बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो T1 हमें क्या मिल जाएगा, mg माइनस mg/4, तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, बराबर 3mg/4। तो T1 हमें कितना मिल गया, 3mg/4 मिल गया। इस T1 का जो वैल्यू मिल गया वह कितना मिल गया, 3mg/4 मिल गया। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होइएगा कि T1 का वैल्यू हमें कितना मिला है, mg/4 मिला है, T2 का वैल्यू कितना मिला है हमें, mg/4 मिला है, और T1 का वैल्यू कितना मिला है, 3mg/4 मिला है। तो देख रहे हैं कि यह जो T1 का वैल्यू है वह ज़्यादा है और T2 का जो वैल्यू है वह कम है, यानी कि T1 इज ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस सेंटर से जो रस्सी जितना नजदीक होगा उसका टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, यह अगर हमसे पूछ दिया जाए सीधे कि T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है, तो हमको कॉन्सेप्ट क्या पता चल गया कि इस पॉइंट से रस्सी जितना नजदीक बांधा हुआ होगा उस रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा वह ज्यादा टेंशन डेवलप होगा। क्लियर है, ठीक है। तो T1 ज्यादा होगा और T2 क्या होगा, कम होगा। और यह कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि इस पॉइंट से, इस सेंटर से जितना नजदीक होगा रस्सी, उस रस्सी में टेंशन ज्यादा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यदि हमसे यह भी पूछ देते हैं, यहाँ हमसे यह पूछ देता
T1/T2 कितना होगा, यानी कि इसमें और इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका रेशियो कितना होगा। तो T1 हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है 3 mg/4 है, T2 हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है mg/4 है, बस सॉल्व कर देंगे तो कितना हमें मिल जाएगा 3:1। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, ठीक है। लेकिन हमें याद क्या रखना है कि जैसे जैसे जो रस्सी इस पॉइंट से जितना नजदीक होगा उस रस्सी में टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग इसी तरह का अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में बोला गया है कि यह एक रॉड है, रॉड का मास m है, लेंथ कितना है l है। क्लियर है, इस रॉड के इस एंड से x डिस्टेंस इधर आने पर यह कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को यदि हम लोग q बोले तो एक स्ट्रिंग जो है कि q से q पर बांध के यहाँ पे लटका दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। और साथ ही साथ इस एंड से भी x डिस्टेंस इधर आने पर यहाँ पे मान लेते कोई पॉइंट p है और इस पॉइंट पर भी p और इस पॉइंट पर भी एक रस्सी जो है कि एक लाइट स्ट्रिंग जो है कि बांध करके ऐसे लटका दिया गया है। क्लियर है, और यह रॉड जो है कि यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। तो हमसे यह बोला गया है कि इस रस्सी में कितना टेंशन डेवलप होगा और इस रस्सी में कितना टेंशन डेवलप होगा, बताइए। क्लियर है, ठीक है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस रस्सी में जितना टेंशन डेवलप होगा उतना ही इस रस्सी में भी टेंशन डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान लेते हैं कि इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वह सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि यहाँ पे है। क्लियर है, और इसी सेंटर ऑफ मास पर क्या लग रहा होगा, इस रॉड का mg लग रहा होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, और इस सेंटर ऑफ मास से इस p पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा सो ही क्या होगा, इस सेंटर ऑफ मास से इस q पॉइंट का डिस्टेंस होगा। क्लियर है, तो जब इस सेंटर ऑफ मास से p का डिस्टेंस और इस सेंटर ऑफ मास से q पॉइंट का डिस्टेंस सेम है तो इस राशि में जो टेंशन डेवलप होगा वह भी क्या होगा, सेम होगा। ऐसा हमने जस्ट इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस राशि में अगर टेंशन T1 डेवलप हो रहा है और इस राशि में टेंशन T2 डेवलप हो रहा है तो यह कॉमन सेंस की बात है कि T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसे हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ भी कर देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो रॉड है यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो इस रॉड पे लगने वाला जो एफ नेट होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस रॉड पे लगने वाला जो टाउ नेट होगा वह भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस पॉइंट के अबाउट, एवरी पॉइंट के अबाउट, प्रत्येक पॉइंट के अबाउट इस रॉड पर जो टॉर्क लगेगा वह कितना लगेगा, 0 लगेगा। क्लियर है, क्यों? क्योंकि यह जो रॉड है रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर है, ठीक है। तो एफ नेट कितना है होगा, 0 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि अपर डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वो T1 है और T2 है, यानी कि अपर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या हो गया, T1 + T2 हो गया। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना mg है, तो बराबर क्या लिख देंगे, mg लिख देंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इक्वेशन नहीं लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग चूंकि यह जान रहे हैं कि रॉड मैकेनिकली ये, और हम लोग यह देख रहे हैं कि यह रॉड जो है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो प्रत्येक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। तो मान लेते हैं कि इस पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, इस पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे तो पी कितना मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट के अबाउट इस T1 का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। इस पी पॉइंट के अबाउट इस mg का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, mg इंटू यह डिस्टेंस L/2 होगा, L/2 में से x घटा देंगे तो यह डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, यह डिस्टेंस L/2 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, L/2 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। mg के टॉर्क का जो सेंस होगा वह किस सेंस में हो जाएगा, तो देख लेना, क्लॉकवाइज सेंस में होगा। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग इस पी पॉइंट के अबाउट इस T2 का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो इस पी पॉइंट के अबाउट इस T2 का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, T2 इंटू इस T2 के लाइन ऑफ एक्शन इस पी पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। और यह डिस्टेंस होगा कितना, पूरा लेंथ हमारे पास कितना है, L है। L में से x माइनस एक्स घटा देंगे तो यह डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा, L-2x मिलेगा। बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और इस टॉर्क का जो सेंस होगा वह किस सेंस में हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। क्लियर है, तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमें आसानी से T2 मिल जाएगा। क्लियर है, तो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो क्लॉकवाइज सेंस है वो पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, mg इंटू L-2x अपॉन 2, यानी कि mg/2 इंटू L-2x लिख सकते हैं। और यह निगेटिव हो जाएगा तो उधर चला जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, T2 इंटू L-2x लिखेंगे। क्लियर है, तो L-2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, mg/2 मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस T2 का जो ये मैग्नीट्यूड होगा वह कितना होगा, mg/2 होगा। क्लियर है, और इस T2 के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट अप कर देंगे तो T1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो T1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो T1 बराबर T1 प्लस क्या लिखेंगे, T2 के जगह पे क्या लिख देंगे, mg/2 बराबर mg लिख देंगे। और तो T1 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, mg/2 मिल जाएगा। क्लियर है, तो T1 भी कितना मिल गया, mg/2 मिल गया। तो हमें पता चल गया ना कि T1 बराबर कितना होगा, T2 होगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से, इस सेंटर ऑफ मास से अगर सेम डिस्टेंस पे रस्सी होगा
बंधा हुआ है तो टेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर इस पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस पे दोनों साइड रस्सी बंधा हुआ होगा तो टेंशन अलग अलग होगा। क्लियर है। तो किस रस्सी में टेंशन ज़्यादा होगा, तो जो रस्सी इस सेंटर ऑफ मास से करीब होगा उस रस्सी में टेंशन ज़्यादा होगा। क्लियर है, ठीक है। जैसा कि हम लोग इस एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि यह जो रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक मिड पॉइंट पे होगा। और mg किधर लगेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यदि मान लेते हैं कि इस रस्सी में जो टेंशन है वह T1 है और इस रस्सी में जो टेंशन है वह T2 है, तो कौन सा टेंशन ज़्यादा होगा, तो हम लोग देखेंगे कि इस सेंटर ऑफ मास से कौन रस्सी नज़दीक है। तो कौन सा रस्सी नज़दीक है, ये T2 वाला रस्सी नज़दीक है, तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T1 से ज़्यादा होगा। क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग आसानी से वहाँ लिख सकते हैं। क्लियर है। तो जब कभी भी रस्सी में हमको टेंशन देखना होगा कि कौन तो ज़्यादा है कौन टेंशन कम है, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देख लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास से यदि सेम डिस्टेंस पे रस्सी टंगा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों रस्सी में टेंशन सेम होगा। यदि सेंटर ऑफ मास से रस्सी का जो डिस्टेंस है अगर अलग अलग है तो हम लोग बोलेंगे कि उस रस्सी में टेंशन ज़्यादा होगा जो रस्सी इस सेंटर ऑफ मास से नज़दीक बंधा हुआ होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस रस्सी में, इस T2 वाले रस्सी में, इस रस्सी में जो टेंशन होगा वह ज़्यादा होगा, इस रस्सी में जो टेंशन होगा वह कम होगा। क्लियर है, ठीक है। अब कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा वो हमारे कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है। लेकिन यदि सीधे हमसे पूछ दिया जाए कि कौन ज़्यादा है टेंशन कौन कम टेंशन है तो आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आइए इस प्रॉब्लम में हम लोग सॉल्व करके देख भी लेते हैं कि T2 ज़्यादा है कि नहीं है और T2 है कितना और T1 है कितना। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो चूंकि यह जो रॉड है, यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो हम बोल सकते हैं कि इस रॉड पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि अपर डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वह T1 है और T2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 बराबर क्या लिख देंगे, नीचे जो फोर्स है वह कितना है, mg है, तो बराबर mg लिख देंगे। क्लियर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। और चूंकि यह रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी कंडीशन में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ नेट बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो किस पॉइंट के अबाउट, एवरी पॉइंट के अबाउट, एवरी पॉइंट के अबाउट। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, इसी पॉइंट को चूज कर लेते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं कितना होगा। तो मान लेते हैं कि यह जो पॉइंट है ए है और यह पॉइंट बी है और यह पॉइंट सी है और सेंटर को बोल देते हैं, ओ बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यह जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर है। तो टाउ अबाउट पॉइंट ए जो होगा वह कितना होगा, 0 होगा। तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे जब, तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस T1 का जो टॉर्क होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस ए पॉइंट के अबाउट इस mg का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, mg इंटू यह डिस्टेंस कितना है हमारे पास, L/2 होगा। तो क्या लिखेंगे, L/2। सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। प्लस अब हम लोग इस ए पॉइंट के अबाउट इस T2 का टॉर्क लिखेंगे। तो इस T2 का टॉर्क कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह यह डिस्टेंस होगा और यह डिस्टेंस होगा कितना, यह पूरा डिस्टेंस रॉड का कितना दिया गया, L दिया गया है और L में से इतना को माइनस कर देंगे तो यह डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। क्लियर है। यानी कि AB जो है, यह लेंथ हमारे पास कितना है, AB का L दिया गया है और इस L में से यदि हम लोग इस CB का लेंथ घटा दे, यह लेंथ घटा दे तो हमें यह लेंथ AC मिल जाएगा। क्लियर है। तो AC जो होगा वह कितना होगा, पूरा लेंथ हमारे पास कितना है, L है, माइनस किस लेंथ को घटा देंगे, इस लेंथ को घटा देंगे तो क्या घटाएंगे, L/4। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3L/4 मिल जाएगा। यानी कि इस फोर्स के, इस T2 के लाइन ऑफ एक्शन से इस ए पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, 3L/4 होगा। तो क्या लिखेंगे, 3L/4 लिखेंगे। क्लियर है। और इस टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वह किस सेंस में होगा, तो वह सेंस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस, बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, mg इंटू L/2 प्लस में माइनस, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज तब निगेटिव हो जाएगा तो यह फोर्स, यह टॉर्क कितना हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो माइनस क्या लिखेंगे, T2 इंटू 3L/4 बराबर क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ से हमें T2 बराबर क्या मिल जाएगा, mg L/2 अपॉन 3L/4। L से L कैंसिल आउट, 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा, 2mg/3। यानी T2 का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 2mg/3। यानी यह T2 कितना मिल जाएगा, 2mg/3 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और इस T2 के वैल्यू को यदि हम लोग यहाँ पुटअप कर देंगे तो T1 मिल जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, T1 बराबर हमें क्या मिलेगा, T1 प्लस T2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2mg/3 लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। बराबर क्या लिख देंगे, mg लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3mg माइनस 2mg/3। तो T1 हमें क्या मिल गया, mg/3 मिल गया।
क्लियर है। तो T1 हमें कितना मिल गया mg/3। तो यहाँ पे आप देखिए कि कौन ज़्यादा है, देख यहाँ पे सीधा एकदम क्लियर है कि T1 का जो वैल्यू है वह mg/3 और T2 का जो वैल्यू है वह 2mg/3 है। तो कौन ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है और T1 क्या है, कम है, और होना भी चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है कि, तो कॉन्सेप्ट में आपको क्या याद रखना है कि इस सेंटर से यदि रस्सी सेम डिस्टेंस पर बंधा हुआ होगा तो रस्सी में जो टेंशन होगा वह सेम होगा। अगर इस सेंटर से अगर रस्सी अलग अलग डिस्टेंस पे बंधा हुआ होगा तो जो रस्सी इस सेंटर के करीब होगा उस रस्सी में टेंशन ज़्यादा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्लियर, ओके। अब हम लोग इसी तरह का एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि हमारे पास एक रॉड है और यह रॉड यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। क्लियर है, और इस रॉड के इस इंड को a बोला गया है, b बोला गया है। क्लियर है, ठीक है। इस a इंड से एक स्ट्रिंग को बांध करके सेलिंग से लटका दिया गया है और इस b इंड से भी एक स्ट्रिंग को बांध करके सेलिंग से लटका दिया गया है। क्लियर है, और बोला गया है कि इस स्ट्रिंग का लेंथ और इस स्ट्रिंग का लेंथ दोनों सेम है। क्लियर है, ठीक है। और रॉड के इस इंड से बी इंड से l/4 डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है रख दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। तो बोला गया है कि इस रस्सी में, तो इन दोनों रस्सी में टेंशन कितना डेवलप होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर, ठीक। तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वह T1 है और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वह कितना है, T2 है। और इस रॉड का जो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो मान लेते हैं कि इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वह इस पॉइंट पे है और यह कौन सा पॉइंट होगा, चूंकि रॉड यूनिफॉर्म रॉड है तो यह मिड पॉइंट होगा। क्लियर है, ठीक है। यह रॉड का कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, O बोल देते हैं। क्लियर है, तो इस O पॉइंट पर जो वेट लगेगा वह किधर लगेगा, रॉड का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा और वह कितना होगा, mg होगा। क्लियर है, ठीक है। और इस मास का भी जो वेट होगा वह किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और वह भी कितना होगा, mg ही होगा। क्लियर है, ठीक है। तो चूंकि यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है तो इस रॉड पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन हम लोग लिखेंगे ही नहीं, बनेगा ही नहीं, तो लिखेंगे कहाँ से। क्लियर है, तो इस केस में, इस कंडीशन में केवल वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे होंगे सो ही आपस में बैलेंस हो रहे होंगे। क्लियर है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में T1 लग रहा है और T2 लग रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वह T1 है और T2 है, यानी कि टोटल अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वह कितना लगेगा, T1 + T2 लगेगा। और टोटल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है। इस रॉड का mg नीचे लग रहा है और इस मास का भी mg नीचे लग रहा है, यानी कितना लगेगा, mg + mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे, mg + mg लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। यानी कि T1 + T2 बराबर हमें क्या मिल गया, 2mg मिल गया। क्लियर, ठीक। चूंकि यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है तो हमने एक कंडीशन लिख दिया F net = 0 और दूसरा कंडीशन क्या होगा, टाउ नेट = 0 होगा। क्लियर है, किस पॉइंट के अबाउट, एवरी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा प्रत्येक पॉइंट के अबाउट कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड पर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड पर लगने वाला जो नेट टॉर्क मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क को हम लोग टाउ ए बोलते हैं, तो टाउ ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो टाउ ए लिखते हैं कि कितना मिल रहा है, तो इस क्लियर है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क लिखते हैं कितना मिल रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस T1 का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर, ठीक। इस ए पॉइंट के अबाउट इस mg का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg यह है और इस mg के लाइन ऑफ एक्शन पर इस ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा और यह डिस्टेंस कितना होगा, l/2 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस mg का जो टॉर्क होगा इस ए पॉइंट के अबाउट वो कितना हो जाएगा, mg इंटू l/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, mg इंटू l/2 हो जाएगा। किस सेंस में हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर, ठीक। प्लस अब हम लोग इस mg का टॉर्क निकालते हैं इस ए पॉइंट के अबाउट, तो इस mg का इस ए पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस mg के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा और यह डिस्टेंस होगा कितना, यह डिस्टेंस पूरा मेरा कितना, l है और इस l में से यह l/4 घटा देंगे तो यह डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, l/4 क्या
यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, पूरा डिस्टेंस हमारे पास कितना है, एल है, माइनस उसमें से यह डिस्टेंस घटा देंगे, यानी कि कितना घटा देंगे, l/4, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3l/4 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, 3l/4 होगा। क्लियर है। तो इस mg का जो टॉर्क होगा इस ए पॉइंट के बाद वह कितना हो जाएगा, mg इंटू 3l/4, कितना हो जाएगा, mg इंटू 3l/4, और सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस ही हो जाएगा। क्लियर, ठीक। प्लस अब बचा कौन सा फोर्स, केवल T2 बचा, तो इस T2 का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, फोर्स यानी कि T2 इंटू इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह यह लाइन ऑफ एक्शन है, और इस लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह यह डिस्टेंस होगा, और यह डिस्टेंस कितना होगा, L होगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, T2 इंटू L। सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा, सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर है। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो T2 आसानी से कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो आइए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्लियर, ठीक। तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है, तो क्या हमें मिलेगा, mg इंटू l/2 प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा, 3mg इंटू l/4। क्लियर है, l/4। क्लियर, अच्छा, तो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे, T2 इंटू एल बराबर क्या कर देंगे, 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 3 5 5mgl/8। क्लियर है, 4 दूना 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2mgl प्लस 3। क्लियर है, बराबर क्या लिख देंगे, T2 इंटू एल, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 बराबर क्या मिल जाएगा, 5mg/8 मिल जाएगा। क्लियर है, यानी कि इस रस्सी में, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन हमें मिलेगा वह कितना मिलेगा, 5mg/8 मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। अब हमें इस T1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो T1 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, T2 को उठा के यहाँ डाल देंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा यहाँ पर, T1 प्लस T2 की जगह क्या लिख देंगे, 5mg/8 लिख देंगे, बराबर 2mg। सॉल्व करेंगे तो T1 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2mg माइनस 5mg/8 मिल जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 में से 5 गया, 11mg/8 हो गया। तो T1 बराबर हमें कितना मिल गया, 11mg/8। तो T1 हमें मिल जाएगा कितना, 11mg/8 मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम दिए जा सकते हैं, सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम देखते हैं।